हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्राउंड में। तो आइए अब फिज़िक्स का एक नया सेट फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसमें ये टोटल एसएससी के जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक, और जितने भी टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन थे तो वो सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, जो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित और विनिमय किया जा सकता है। देखिए, तो आँख की बात करें तो आँख में होते हैं पुतली, आइरिस, कॉर्निया, ये सब इसके कुछ भाग होते हैं। देखिए, अगर आइरिस का काम बोले तो जो आइरिस का काम होता है ये पुतली के डायमीटर और साइज को नियंत्रित करता है, ठीक। कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो होता है ये आँख का सबसे फ्रंट भाग अगर होता है तो कोई कॉर्निया ही होता है, और ये लाइट को आँख में जाने के लिए अलाउड कौन करता है, तो यही करता है। और लास्ट में अगर पुतली की बात करें तो आँख में जो लाइट जो आ रहा है तो उसके जो प्रकाश की मात्रा है, यानी जो प्रकाश की मात्रा है वो कौन नियंत्रित करता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। फिर से एक बात देख लीजिए, अगर पुतली बात करें तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है। आइरिस का काम क्या है, इसके मतलब डायमेंशन को नियंत्रित करना, ठीक। और कॉर्निया जो हो गया ये आँख का सबसे फ्रंट भाग यही होता है, और ये आँख मतलब लाइट को क्या करता है, आँख में जाने के लिए अलाउड करता है और यहीं से एंट्री करता है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए, एसएससी सीजीएल 2019 में रिसेंटली पूछा हुआ है। देखिए, जो प्रकाश की तीव्रता है वो फोटोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, फोटोमीटर से। कैलिपर्स क्या होता है, देखिए ये ना कुछ ये मेजरमेंट करने वाले ये कुछ जैसे मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे इस पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मीटर, इंच वगैरह कुछ लिखे रहते हैं, ठीक। एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, ये भी पता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 का बात करें तो 3 में क्या पूछा है कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार का लेंस देगा। देखिए, अगर आपके पास दीर्घ दृष्टि दोष है, ठीक, तो इसके लिए आपको उत्तल लेंस का आवश्यकता पड़ेगा। कौन सा, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को इंग्लिश में हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, ठीक, क्या है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपको अवतल लेंस का जरूरत पड़ेगा। कौन सा लेंस का, तो अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। तो देखिए, दोष में क्या होता है कि अगर आपको दीर्घ दृष्टि दोष है, अगर आपको दीर्घ दृष्टि दोष है तो इसमें दूर का चीज़ आपको खूब दिखाई देगा बहुत अच्छे से, यानी अगर दूर दृष्टि दोष हो तो दूर में प्रॉब्लम नहीं है, नज़दीक में प्रॉब्लम है। और निकट दृष्टि दोष उल्टा होता है, यानी निकट दृष्टि दोष से लग रहा है कि निकट में दृष्टि दोष है, नहीं। निकट में क्या होता है कि निकट की चीज़ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर का चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा क्या होगा कि जो उसका दूर दृष्टि दोष है, तो यानी ऑप्शन डी, यानी उसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि आँख में प्रकामा किरणें बाहरी ये प्रकाश है, प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित डैश नामक प्रवेश करती है। देखिए, अभी आपको जस्ट बताए थे कि आँख में जो होता है, आँख में जो भी लाइट जाता है वो किससे नियंत्रित होता है, तो वो हमारा हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी, कॉर्निया हो जाएगा। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। कॉर्निया क्या होता है, ये सबसे फ्रंट भाग होता है और ये लाइट को आंख में जाने के लिए अलाउड करता है। आइरिस क्या होता है, तो पुतली को ये कंट्रोल करता है, डायमीटर उसको छोटा या बड़ा को करता है, और पुतली का होता है लाइट को नियंत्रित करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक। देखिए, तो प्रेस बायोपिया को अगर आपको सही करना है तो इसको हिंदी में हम लोग ज़्यादा दृष्टि दोष भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ज़्यादा दृष्टि दोष, इसको आप समझिएगा। तो इसके लिए ना आप मतलब ना निकट का चीज़ भी सही दिखाई देता है, ना दूर का चीज़ सही दिखाई देता है,
समझे। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस का? बाईफोकल लेंस का। ठीक, अगर हम बात करें तो अबिंदुकता एक होता है, तो उसके लिए आप बेलनाकार लेंस का उपयोग कर सकते हैं। अबिंदुकता को अस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि देखिए कि आँख का जो कॉर्निया या लेंस जो होता है ना, वो पूरा तरह से घूम नहीं पाता है। ठीक, जिससे क्या होता है, आप कहीं पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। ठीक, या आपकी आँख में तनाव होगा, या आपका जो धुंधला कोई चीज़ दिखाई देगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। तो अबिंदुकता उसको दोष बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, तो ये जरा, इसमें जरा दृष्टि दोष है, तो इसमें बाईफोकल इस प्रकार के लेंस में देखते हैं, ऊपर नीचा दोनों लेंस होता है। ठीक, ये जब ज़्यादा उम्र हो जाता है तो लोगों में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। 6 नंबर बात करें कि टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है। तो देखिए टिंडल प्रभाव कुछ नहीं है, प्रकाश का ऐसे कहीं सोर्स से आ रहा है तो ऐसे बिखर जाना। जैसे जब किसी, जैसे मतलब लिक्विड से, जैसे कोलाइड विलयन से कोई लाइट पास करता है, तो ऐसे वो क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, जिससे पता चलता है। या हवा में कहीं से आप देखते हैं कि प्रकाश आ रहा होता है, तो हवा में छोटे छोटे जो कण है उससे क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है और दिखता है कि ये प्रकाश आ कहाँ से रहा है। तो उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव करते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि प्रकाश जो होता है वो पूरा मतलब प्रकीर्णन हो जाता है, इधर उधर बिखर जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखिए, आसमान नीला किसकी वजह से दिखाई देता है। देखिए आकाश जो नीला होता है ना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन की तरह से वजह से दिखाई देता है। देखिए अब नीला क्यों है, तो देखिए आपको पता है कि नीला का जो है, नीला रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे क्या होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे कम होने के कारण क्या होता है कि नीला का जो है सबसे अधिक बिखराव किसका होता है, तो नीला रंग का ही होता है। इसी कारण पूरा आकाश हमको क्या दिखाई देता है। ठीक, और एक बात समझिए, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम लोग सभी लाइट में बात करें तो लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है और नीला रंग का बिखराव सबसे अधिक होता है। ठीक, तो इसी कारण आसमान में क्या है कि हम लोग को प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। 8 का बात करें, 8 देखिए, फिल्मिनोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक, तो देखिए अगर आकाश में आकाशीय पिंड, जैसे देखते हैं कि बिजली वगैरह जब बादल बरसता है तो बिजली तो बहुत सारा आता है, तो इसको अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्मिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, ज्वालामुखी का जो, देखिए जिस ज्वालामुखी फटता है तो उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अगला हम लोग बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और मान के चलिए उसका सेंटर है, तो अगर यहाँ पे वस्तु रखते हैं तो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट पीछे बनता है, और ये क्या होता है, ये आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इसके क्वालिटी हम आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए ये जो फिगर होता है वो प्रतिबिंब होता है आभासी, और जो फिगर आभासी होता है वो सीधा होता है और बड़ा होता है। क्या क्या याद रखना है कि आभासी होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो समान नहीं, इनलार्ज यानी बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, तो इसको समझिएगा आप लोग। देखिए सब मैट्रिक क्लास में सब क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी दर्पण में कौन सा वस्तु का पोजीशन कहाँ कहाँ है। जैसे अनंत पर रखेंगे तो अनंत पर आएगा तो वस्तु फोकस पे आएगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे आएगा। तो इस टाइप से शिफ्ट करते हुए वस्तु आता है। तो इसको एक बार हम कभी करा देंगे किसी वीडियो में। तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो तारे क्यों टिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण। ठीक, ये बहुत छोटा सा सवाल था। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि पनडुब्बी में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पनडुब्बी होता क्या है कि जैसे ये आपका मान के चलते हैं समुंदर है, इसको समझिए। अगर यहाँ पे कोई जहाज़ है मान के चलिए, और आप यहाँ पे हैं, ये आपका आँख है, तो इसको कैसे देखिएगा, तो इसके लिए एक पेरिस्कोप लगा दिया जाता है। ठीक, एक दर्पण, एक समतल दर्पण यहाँ पे और एक समतल दर्पण यहाँ पे। अब देखिए इस समतल दर्पण पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, इस समतल दर्पण पे इस जहाज़ का पिक्चर बनेगा, और इस पे जो पिक्चर बनेगा वो हमको रिफ्लेक्ट किस पे करेगा, वो इस समतल दर्पण पे। तो इसमें 2 समतल दर्पण लगाए जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है।
कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का, तो समतल दर्पण का, कितने दर्पण, तो 2 दर्पण, और कितना के एंगल पे, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री एंगल पे वो लगता है। तो एंगल की बात करें तो 45, नंबर ऑफ प्लेन मिरर तो 2। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था कि पनडुब्बी मास्टर से नीचे देखने के लिए किस उपकरण का, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग बोल देंगे ऑप्शन डी, पेरिस्कोप। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दें कि मरीजों के दांतों को बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग, देखिए ये जो होता है ना, ऐसे रहता है, ऐसे छोटा सा, और आपके दांत में जब भी कभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसके अंदर एक मिरर भी रहता है, जैसे दांत साफ वगैरह कराते हैं, तो इसमें कौन सा दर्पण होता है, तो कॉनकेव यानी अवतल दर्पण होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग और सारा बताएं तो प्रेशर कुकर में जो सोलर कुकर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, या सैलून में भी इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए समतल दर्पण के बारे में आप बात समझिए कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। लिख दे रहा हूँ, आभासी बनता है। आभासी मतलब वर्चुअल इमेज, जितने भी आभासी इमेज होते हैं हमेशा सीधा ही होते हैं, और समान आकार का। ठीक, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और समान आकार का, यानी जितना आकार का आप उसमें वस्तु रहेगा उतना आकार का उसका फोटो भी दिखेगा। ठीक, अब इसका आवर्धन का बात करिए तो आपको आवर्धन का पूछ देता है कभी कभी कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो इसका फिक्स है कि देखिए आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो आपको पता है कि सामान्य आकार का बनता है, यानी जितना m1 उतना m2 है, यानी दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। तो समतल दर्पण का अगर हम बात करें तो इसका आवर्धन कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक, और भी इसके बारे में अगर समझे, देखिए अगर आप समतल दर्पण की तरफ, जैसे मेरा समतल दर्पण है, अगर आप इसके तरफ x के स्पीड से आते हैं तो इसमें आपको 2x के स्पीड से आते हुए दिखाई देगा। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों को किसी वस्तु को छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए अभी सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक रेटिना होता है, रेटिना सबसे मुख्य प्राइमरी पार्ट्स होता है, इसी पे किसी भी वस्तु का इमेज बनता है। किसी भी वस्तु का इमेज किस पे बनता है, तो तंत्रिका तंत्र मतलब रेटिना पे ही बनता है। तो देखिए ये इमेज कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक, तो तंत्रिका देखिए रेटिना का इसीलिए क्या होता है, जो ये लाइट आपको बताए थे, जो लाइट आँख से गुजर रहा है, ठीक, ये जब लाइट आता है तो यहाँ पीछे रेटिना पे पड़ता है। ये रेटिना क्या करता है, इसको मतलब ये लाइट एनर्जी को ये न्यूरल मतलब तंत्रिका के छवि में बदल के उसको आपको ब्रेन को भेजता है। ठीक, और ब्रेन क्या करता है, उसको मतलब कैच करता है कि ये किस चीज़ का पिक्चर है। तो किसी भी चीज़ का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बताने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रेटिना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उस घटना का क्या नाम है जिसे किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान हल्का लाल या नीला होता है। ठीक, तो देखिए 15 क्वेश्चन की बात करें तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा जैसे ऑप्शन सी, अल्पेन ग्लो बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो क्षितिज जो होता है, क्षितिज क्या होता है कि जहाँ लगता है कि पृथ्वी और सूरज मिल रहे हैं, वहाँ पे सूर्य का जो रंग होता है वो लाल रंग का दिखने लगता है सूर्यास्त के या सूर्योदय के समय। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पेन ग्लो। ठीक, ये स्पेशल केस होता है सूर्योदय और शुरुआत के समय। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है। देखिए सूर्य के द्वारा उत्सर्जित रंग का बात करें तो सूर्य द्वारा होता है वो सफ़ेद कलर निकलता है, और इसी सफ़ेद कलर में 5 रंग होते हैं। तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे VIBGYOR। ठीक, V से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसको पूरा यहाँ पे हम क्लियर ही कर देते हैं। याद रखिएगा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कौन सा रंग होगा, वो लाल रंग होगा।
और जिसका कम होगा उसका लिख देते हैं, जिसका कम होगा वो क्या होगा, वो वायलेट होगा, ठीक, जिसको बैंगनी बोलते हैं। तो पूछता है कि किस रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का, ठीक, हम इसको तरंगदैर्घ्य भी बोलते हैं। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो वायलेट कलर का। इसके जस्ट अपोजिट अगर पूछता है कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, देखिए फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होता है, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। देखिए लाल का बात करें तो देखिए लाल रंग का फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होता है, तो कम होता है, और बैंगनी का सबसे अधिक। तो जिस रंग का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और देखिए जिसका वेवलेंथ कम होगा वो सबसे अधिक क्या होगा, वो स्कैटर मतलब वो दूर तक हो जाएगा, ठीक। तो कारण कभी कभी पूछता है कि सिग्नल्स में या गाड़ी का जो बैक लाइट होता है, सिग्नल में या गाड़ी का बैक लाइट में किसका उपयोग होता है, तो लाल कलर का, क्योंकि इसका क्या होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, यानी इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या कितना होगा यदि वे 120 डिग्री पे झुकी हुई हो। देखिए तो नंबर ऑफ इमेजेस का एक फार्मूला होता है 360/θ-1, क्या बताएं, 360/θ-1। इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हो, नंबर का मतलब इमेज का नंबर निकाल सकते हो कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप समझिए इसमें, जैसे इसमें कितना डिग्री पर झुका है, तो जैसे ये एक दर्पण है और ये एक दर्पण है, तो दोनों के बीच कितना का एंगल बना है, तो 120। तो इसमें कितना इमेज बनेगा, तो 360/120 - 1, यानी कितना होगा, 3 - 1 = 2, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी, ठीक। तो कहीं अगर 90 दे दे, आइए कुछ और देख लेते हैं कि अगर 90 डिग्री पे मतलब परपेंडिकुलर दोनों दर्पण हो जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो n बराबर अभी बताया 360/θ, यानी 90 - 1, यानी 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 को प्रतिबिंब बनेगा। वहीं अगर कभी कभी पूछता है कि दो दर्पण को पैरेलल रख दिया जाए, आप कभी घर में भी देखिएगा, दो दर्पण को बिल्कुल एक दूसरे के सीधा सामने रख दीजिएगा, तो देखिए इसमें n कितना हो गया, 360। यहाँ पे थीटा क्या है, आप देख सकते हैं कि थीटा 0 है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। अब -1, 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इनफाइनाइट -1 क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी इसमें क्या होंगे, तो अगर दो दर्पण अगर पैरेलल रख दिया जाए तो इसमें क्या होंगे, अगर दो दर्पण पैरेलल रख दिया जाए तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, इसको याद रखिएगा। लास्ट में 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में इसका अपवर्तनांक क्राउन क्लास के सबसे नज़दीक है। देखिए एक कनाडा बाल्सम होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्राउन क्लास का बात करें, समझिए इसको, अगर हम इसका बात करें तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.55, और ये जो होता है कनाडा बाल्सम, इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है, 1.55, तो लगभग इसके करीब होता है। अगर हीरा का बात करें तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, इसको आप लोग याद रखिएगा। रूबी का होता है 1.7। पानी का बात करें, पानी का भी पूछता है तो 1.33, कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना को क्या कहते हैं। देखिए जैसे ये माध्यम हो गया, जैसे मान के चलो ये विरल माध्यम हो गया, यहाँ से अगर लाइट जाता है तो थोड़ा ये नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक, फिर यहाँ पे जाता है तो थोड़ा ये यहाँ से फिर विचलित होता है। तो इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। देखिए ये झुकता है ना, ये अभिलंब की तरफ यहाँ गया तो अभिलंब की तरफ झुका, और फिर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा तो अभिलंब से ये क्या होगा, ये दूर भागेगा। तो एग्जाम में सवाल ये पूछे कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाए तो अभिलंब की तरफ झुकती है, और विरल माध्यम से जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाए, विरल मतलब हवा, ठीक, तो उसमें अभिलंब से वो दूर भागती है, इसको आप याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश ने ऊष्मा प्रवैगिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि ताप
तापमान का पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है, इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण सम्मानित किया गया। देखिए ये जो वैज्ञानिक थे विलियम थॉम्सन है। देखिए ये जो है ये टेम्परेचर की बात करें -273 डिग्री सेल्सियस, ये परम शून्य ताप होता है, इसके नीचे कोई तापमान संभव नहीं हो पाता। केल्विन में बात करें तो इसमें कभी केल्विन बनेगा तो +273 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 केल्विन, यानी सबसे मिनिमम ताप या तो 0 केल्विन कहिए या तो -273 डिग्री सेल्सियस कहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसे थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है। देखिए जो उसका जो पहला नियम है आप समझिए, वो ये बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक, इट कैन बी ट्रांसफर और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एनर्जी को ना तो आप उसको निर्माण कर सकते हो, ना ही उसका ना निर्माण कर सकते हो, ना ही उसका विनाश कर सकते हो, बस उसको वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बस ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स का ठीक पहला नियम है तो क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे ये आधारित है। अगला बात करें, देखिए ज़मीन वाले ठंडे घरों को गर्म रखने के लिए धूप का प्रयोग की अनोखी अवधारणा कहा जाता है। देखिए अगर इसका बात करें तो देखिए पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। देखिए कुछ घर ऐसे होते हैं जो जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ता है, तो उस टाइप के घर में हम मतलब लोग ऐसे कंक्रीट और पत्थर का उपयोग करते हैं ताकि जो उनके विंडो से जब सनलाइट आए तो उसको ऑब्जर्व कर सके, ठीक। और रात को या जब सूरज ना हो तो वो घर काफ़ी वार्म यानी थोड़ा गर्म महसूस कर सके, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव सोलर हीटिंग, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ये ठंडे क्षेत्रों में इसका उपयोग ज़्यादा होता है, इसको याद रखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। उसके बाद करें कि सूर्य पृथ्वी के माध्यम को गर्म करता है। देखिए आप सबको पता है कि पृथ्वी के माध्यम से ही पृथ्वी गर्म होता है। तो देखिए किसी भी चीज़ को हीट करने के 3 तरीके होते हैं, एक तो होता है चालन, पूरा मैं बता देता हूँ, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण। देखिए चालन में क्या होता है कि ये मेटल में होता है। देखिए यानी इसमें क्या होता है कि एक पार्ट गर्म होने के बाद अगला पार्ट उससे तुरंत वो उसको गर्म करता है, फिर ये गर्म होगा तो फिर उसके अगला पार्टिकल गर्म होगा। इस टाइप से आप देखते हैं कि लोहा का रॉड हो तो यहाँ से अगर गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसका लास्ट वाला सिरा भी गर्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं चालन, यानी एक सिरा से दूसरा सिरा तक इसमें ट्रांसफर हीट होता है। संवहन का बात करते हैं, जैसे आप पानी को देखते हो, अगर आप पानी को बात करते हैं तो देखिए पानी जब आप गर्म करते हो तो इसमें जब हीट देते हो तो इसमें नीचे वाला खूब ज़्यादा हीट हो जाता है और ऊपर वाला हीट होता है, और इन दोनों के बीच में जो पानी होता है वो हीट नहीं होता है, ये इनके और इनके हेल्प से वो बीच में हीट होता है, तो उसको हम लिक्विड जो गर्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संवहन मेथड बोलते हैं। और जो विकिरण मेथड होता है, जो विकिरण मेथड होता है, तो विकिरण में क्या होता है कि किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे यहाँ पे सन है और यहाँ पे जैसे हमारा अर्थ है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बीच में वैक्यूम भी है, कुछ नहीं है, फिर भी ये डायरेक्ट क्या होता है कि हम लोग के बिना हीट किए किसको पहुँचाता है, तो पृथ्वी को गर्म करता है, और पृथ्वी जो ऊष्मा को रिलीज करती है उससे यहाँ पे वायुमंडल गर्म होता है। तो विकिरण मेथड में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, और यही माध्यम से क्या होता है, सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ का उसके तापमान या दाब में परिवर्तन करना तरल अवस्था में परिवर्तन को क्या लगता है। देखिए लिक्विड से गैस से अगर किसी चीज़ को आप लिक्विड बना रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, क्या हम लोग बोलते हैं, कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड से गैस बना रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ये दोनों उल्टा है, यानी अगर द्रव मतलब गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन यानी संघनन हुआ, ज़्यादा था तो संघनन करके छोटा हुआ, और अगर लिक्विड है पानी है उसको गर्म करके वाष्प बना दिए तो वाष्पीकरण हो गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ लंबा क्यों होता है, गुरुत्वीय रासायनिक कारण थोड़े होगा, थर्मल यानी हीट होगा तो
हीट होगा तो क्या होता है कि मेटल जो होता है, अभी जस्ट बताया कि चालन मेथड से हीट होने पे क्या होता है, थोड़ा उसकी लंबाई बढ़ जाता है। ठीक, तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। और वहीं ठंडा में देखिएगा तो ठंडा में छोटा हो जाता है। तो गर्मी के दिन की बात करें तो समर में जो एफिल टावर होता है ना, 6 इंच लंबा हो जाता है। कितना इंच लंबा हो जाता है? 6 इंच लंबा हो जाता है। देखिए, और ये क्वेश्चन CGL 2020 में पूछा हुआ है। ठीक, तो ये जितने भी हैं, इसको आप क्वेश्चन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखते हैं कि CGL में ज़्यादातर या SSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सीरीज़ में चला रहा हूँ। तो इसी तरह से अगला सीरीज में फिर लाऊंगा। ठीक, बनने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कुछ कहना तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिए, ताकि हम चीज़ों को देख सकें कि उसमें क्या करना है। थैंक यू।